हेलो एंड वेलकम टू नाजुक मोड़। ईद की छुट्टियों के बाद अंबर और मैं वापसी आपके साथ मौजूद है। मिड वीक एपिसोड टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द वीक इस हफ्ते, क्योंकि पहले तो ईद के बाद जो है लोग कोमा में थे, ईद की छुट्टियां मना रहे थे। जो है वो कुछ हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर लगता है कि ईद के बाद, ईद के दौरान जो लोग हैंगरी थे, वो अचानक से मूड बेहतर हो गया। तो मूड बेहतर होने के साथ साथ बातचीत भी शुरू हो गई, उस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान से बाहर जहां मैं बैठा हूं, अमेरिका, वहां हम अपनी तवज्जो दोहराएंगे कि क्या हो रहा है। टकर कार्लसन की छुट्टी हो गई। जो बाइडेन ने वापसी अनाउंस किया कि वो रन करेंगे फॉर प्रेसिडेंट, तो वी विल टॉक अ बिट अबाउट दैट एज वेल। शॉर्टर एपिसोड मिड वीक, तो वी वोंट गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बट वेरी क्विकली अंबर, पहले तो बिलेटेड ईद मुबारक। और और उजैर, वही हुआ, बिलेटेड ईद मुबारक टू यू। बट उजैर, लेकिन ये वही हुआ ना कि जब आप ईद की छुट्टियों से पहले बड़ा काम होता है और फिर वो काम फिर भी वहीं का वहीं होता है, क्योंकि आप, हमारे केस में तो जाहिर है रमजान टाइमिंग्स होती हैं, और कोई काम नहीं करता आखिरी अशरे में। तो वो और पाइल बढ़ जाती है जब आप वापस आते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे, जो ये जो इस वक्त द रिटर्न ऑफ लंच एंड द रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा जो है ना, वो लगता है कि डबल, इट हैज कम बैक डबल, सो यू eating much more, and there's also much more political drama. But आज के दिन कितना कुछ पैक हुआ था। आई वुड से कि जो शाहराए दस्तूर जिसको कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां पार्लियामेंट है, जहां सेनेट है, जहां ऑल द इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं एक्सेप्ट बारिंग वन, एंड we'll talk about that as well in this episode as well. सब कुछ, कभी यहाँ थे लोग, कभी वहां थे। अब जाहिर है बेचारे जो हमारे रिपोर्टर्स होंगे, जिनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट की कवरेज भी करनी होगी, फिर उस तरफ भी नजर रखनी होगी। इट मस्ट बीन मैड इन द न्यूज रूम, बिकॉज आज 11 बजे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, पता चला कि बीमार हो गए थे। कुछ लोग हो जाते हैं, मौसम वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने ईद कल पे कुछ लोग ज्यादा उनका मिठाइयाँ भी खा लेते हैं अंबर, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट होता खाना है। भी खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती हैं ईद के बाद ही। बट कल उन्होंने उनका जो कोर्ट रूम नंबर 1 जिसको कहते हैं, वो तो लगे हुए थे। लेकिन आज उनकी कॉज में एक केस था, इलेक्शन से जो से रिलेटेड था। और यहाँ भी बहुत दिलचस्प, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो आपने देखा होगा, जहां सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, वहां जो बयानात थे और अंदर भी जो बयानात थे, वो बहुत दिलचस्प थे। क्योंकि अंदर जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने कोशिश की, 19 अप्रैल को हमने सबसे पहले जो पीडीएम की हुकूमत है, हमारे कुछ नुमाइंदे हैं, हुकूमती नुमाइंदे, उन्होंने असद कैसर साहब यानी कि पीटीआई के एक रुकन से, एक अहम लीडर से, उनसे राब्ता किया और कोशिश की कि निगोसिएशन हो। और जाहिर है हमने देखा कि ईद से कबल जो सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त मौकफ था कि बस कम हेल और हाई वाटर, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होने हैं, वहां भी कुछ आपको बैक ट्रैकिंग पहले सी नजर आ गई थी। वी डिस्कस दिस इन द लास्ट एपिसोड एज वेल। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब टुक द रोस्ट्रम, और उन्होंने बहुत वाजे तौर पर कह दिया, एंड आई जस्ट सॉर्ट ऑफ आई वांट टू कोट बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इट रॉन्ग, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से। और क्योंकि असद कैसर उनके डेजिग्नेटेड नेगोशिएटर नहीं थे, इसीलिए उनका ये कहना था। और कोई इस वक्त मुझे तो लगता है कि पीडीएम में कंसेंसस भी नहीं है, यानी कि इत्तेफाक राय भी नहीं है कि बातचीत हो पीटीआई के साथ। अब दैट इज एक्चुअली फैक्चुअली ट्रू, क्योंकि कल तक तो हमें यही लग रहा था कि मौलाना फजल रहमान, JUIF, अवामी नेशनल पार्टी, और मेरे ख्याल में एक दो और जमातें जो हैं, वो मान नहीं रही थी। बट आई थिंक द बिगेस्ट हर्डल हैज बिन JUIF, मौलाना फजल रहमान। बट अचानक से हमने देखा कि ये जो पार्लियामेंट में भी बहुत एक इरादा बांध लिया गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानेंगे, हम इंतखाबात, दिस इज द बेंच, दिस इज नॉट द द मेंबर द बेंच, हम पार्लियामेंट, सॉरी आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ गेटिंग वेरी एक्साइटेड हियर बिकॉज देयर इज सो मच दैट हैपेंड। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सॉवरेन है, कैन नॉट इंटरफेयर, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन द राइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वेदर इट्स कानून साजी के हवाले से हो या डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स, क्योंकि यहाँ मामला पार्लियामेंट में अटक गया था कि उन्होंने मना कर दिया था कि हम इलेक्शंस के लिए फंड्स नहीं देंगे। सो बट आप देखिए कि कुछ घंटों बाद सादिक संजरानी साहब,
वो उन्होंने खत लिखा था, उन्होंने कहा था, दावत दी थी कि आइए आइए सब आप मेरे पास आइए, बैठें, बातचीत करें, कुछ हम मामलात को आगे लेकर चलते हैं। अचानक से हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो बहुत जोरों शोर से कह रहे थे कि कोई कंसेंसस नहीं है पीडीएम में और बातचीत नहीं हो सकती, राब्ता भी नहीं किया, कमेटी बन गई। फवाद चौधरी इसमें शामिल है, सेनेटर अली जफर वकील भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो भी इस वफ्त में शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे हैं। आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे। सिर्फ अक्रॉस दी टेबल आपको इसहाक डार नजर आ रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी नजर इसहाक आ रहे हैं, डार मेरी के कमर। पास आजकल बड़ा टाइम है कि वो जो है मईशत मईशत का असल में बेड़ा गर्क असल में करके। आईएमएफ की डील नहीं हुई तो इलेक्शन की डील ही अच्छा करा आप दें देख फिर। लें, यहाँ पर मैंने आईएमएफ नहीं कहा, मैंने मईशत की बात की, आप उस तरफ लेके यू जा रही हैं मेंशनड इट, बात को। यू स्टार्टेड इट मैं उजैर, यू मईशत कह रहा स्टार्टेड इट। हूँ, लेकिन इसहाक डार साहब के पास बड़ा फारिग टाइम है कि मईशत तो गई तेल लेने, इधर जरा सियासी गुफ्तगू जो है वो बात की जाए सबके साथ बैठ के। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड दिस इज व्हाई इसाक डार इज फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वो सियासत में भी बहुत मुतहरक हैं। बहुत उन्होंने कल भी असेंबली में बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर भी की थी। बट आई थिंक असेंबली में जो आज अहम बात हुई थी वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए एक करारदाद के जरिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें इसमें दो तीन अहम पहलू जस्ट क्विकली मेंशन कि अगर 178 वोट से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, 180 वोटों से वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हुआ था। और वो इन अ सेंस कि जैसे होता है ना कि आप ही हमेशा शादी ब्याह के जो एनालॉजीज लाते हैं, जिन्हें मैं भी ले आती हूँ, कि व्हेन अ कपल डिसाइड्स टू गेट मैरिड, रीअफर्म देयर वाउज, तो ये वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट आफ्टर द और 18th ये अमेंडमेंट। पीटीआई ने भी करवाया था एक जमाने में, Exactly. So I'm एंड going to इफ go आई back, but I want to रिमेम्बर sort of अंबर, connect a few dots here. बिफोर यू I गो want to दैट, connect a few डबल dots. चेक ऑन वन थिंग, पिछली दफा शहबाज शरीफ को 172 मिले थे मेरे ख्याल में वोट्स। 174, actually, sorry, ओके, let me correct. 174 मिले थे। 4 मिले थे, एक, तो यस, 6 और उन्होंने बढ़ाए हैं वोट अपने जो है छह वो, उन्होंने बढ़ाए, रूठे और हुए राना जो थे सनाउल्लाह साहब मेहमान वो बने। आ गए वापसी। कुछ कुछ मेहमान वापस आ गए हैं और उस पर भी हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का दावा है कि उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ जो अरकान उसमें शामिल नहीं थे। बट आई डोंट हैव द डिटेल्स ऑफ हु वोटेड। करारदाद थी जाहिर है, बट दीज डिटेल्स विल कम आउट वेरी सून। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मशवरा दे रहे थे कि आप बातचीत करें, हम किसी को हिदायत नहीं कर रहे थे या ऑर्डर नहीं दे रहे थे। तो इसी तरह ये भी एक तरह का इट इज एक पिछले एक हफ्ते की मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो जरा जो है वो गुस्सा ठंडा हुआ है लगता है मुझे। काफी ज्यादा ठंडा हो गया। और उनको उसके गेट नंबर उसके 4 के थ्रू जो है वो मिठाइयाँ खिलाई गई हैं, तो उसके बाद उनका मूड बेहतर हो गया लगता है। काफी ज्यादा मूड बेहतर हो गया, एंड दैट इज आई थिंक द पॉइंट ऑफ एनालिसिस दैट वी आर गोइंग टू कम टू, बट आई वांट टू डू अ क्विक कंपैरिजन। आपने बिल्कुल सही कहा। अब सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब, जिसको कभी मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत की पार्टियां हैं उनको बुरा भला भी कहती थी, और उनको उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और वो हार गए थे पहले। और दोबारा से हमने देखा कि वो जब वक्त आया 2021 में सेनेट चेयरमैन वो दोबारा बने, हालांकि पीडीएम की अपनी एक और उनका कैंडिडेट था, तब भी काफी यही कहा गया कि वो तो उनका पक्की सीट लगती है। क्यों पक्की सीट लगती है? वो रियासत के नुमाइंदे हैं। उसके बाद आपको याद होगा जब हफीज शेख हार गए थे यूसुफ रजा गिलानी से, और वही सेनेट इलेक्शंस 178 वोट से इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया था फॉर द हाउस। दिस इज 2021। सो वी कैन सी दैट यहाँ अगर इस राउंड में, बिकॉज पार्लियामेंट स्टूड बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्योंकि बहुत खदशा था कि उनको भी नाअहल करार दिया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। काबीना ने पार्लियामेंट का सहारा लिया, एंड अगेन आई थिंक इट्स अ पैरेलल हियर विद 2014, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जब वजीर आजम नवाज शरीफ को खतरा था कि इमरान खान साहब, जैसे सिरिल अलमेडा कहते हैं, आ गए हैं और गिरा देंगे। उस वक्त भी पार्लियामेंट का सहारा लिया था। इस दफा भी वी कैन सी दैट जरदारी साहब भी बहुत पेश पेश रहे, की सॉर्ट ऑफ नेगोशिएटर, की परसुएडर इन ऑल ऑफ दिस। सो आई मीन दैट्स वेयर आई एम गोइंग और टू एंड इट। बातचीत की सो पहली ये जो दावत भी जरदारी साहब ने दी थी पार्लियामान पे के फ्लोर बिल्कुल, पे खड़े absolutely, होकर। and he was, suppose he's trying to convince Maulana Saab as well.
और यही बात हो रही थी कि कर लेते हैं, उसके इन नेगोशिएशंस का कुछ होता नहीं होता, वो आगे देखी जाएगी। सो वी सी अ लॉट ऑफ पैरेलल्स हियर, जहां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि इसलिए भी लेना पड़ा, आपको याद होगा कि जाते जाते भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पैसे नहीं फराहम करी काबीना, वजीर आजम नहीं दे पा रहे, और पार्लियामेंट ने उनकी जो बॉल टॉस की थी वो शहबाज शरीफ साहब पर ही आता है, सिंस ही इज एग्जीक्यूटिव, क्यों ना उनको कर दें, उड़ा दें। बट द इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हियर इज ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट दिस, इन चेंबर ब्रीफिंग भी हुई थी डीजी एमओ की, इसके अलावा सेक्रेटरी डिफेंस की, और फिर उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी बहुत अहम, एंड आई थिंक दैट्स रियली की, डीजी आईएसपीआर की पहली दफा जो पहली दफा सिंस हिज अपॉइंटमेंट उन्होंने की थी, और बहुत वाजे तौर पर जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सिक्योरिटी के जो पर्सनल की फराहमी है, आप उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और उनका एक वाज़ेह जवाब था, दो मेरे ख्याल में की पॉइंट्स थे। एक ये था कि हमने जो कहना था वो सेक्रेटरी डिफेंस ने दे दिया है, वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया है, और वो सुप्रीम कोर्ट को भी हमने सबमिट कर दिया है, यानी कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी, जो पोजीशन है कि हम पर्सनल नहीं प्रोवाइड कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल बिफोर द 14th of May, they hold true to it। बाकी के पार्लियामेंट, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड पार्लियामेंट। मगर असद अली तूर की भी खबर थी, हिज वीलॉग इफ यू वांट टू रेफर टू इट, उनका दावा है कि 14 मई को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मुलाकात हुई थी जनरल आसिम मुनीर साहब 14 अप्रैल को। चीफ के साथ। 14 अप्रैल, सॉरी 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को। 14 मई तो इलेक्शन की तारीख दी हुई है जज साहब ने। बस वो 14 मई जो है ना इस वक्त घूम रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें कि अभी तुर्की में भी 14 मई को इंतखाबात होने, और अर्दोगन साहब जो हैं वो बीमार हो गए हैं अचानक से। एनीवे, सो I have gotten very excited about all of this because it is, as usual, a very dramatic day post Eid. I'm going to sort of end it here. अंबर लॉट्स ऑफ एक्शन आई थिंक, और मैं अभी यही पढ़ रहा था रिकॉर्डिंग से पहले कि जो पहले आज रात की जो निगोशिएशंस हैं वो इख्तिताम पे पहुंच गई हैं। कल दोपहर 3 बजे उन्होंने बात शुरुआत करने की वापस कहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है आज का वो अभी तक आया नहीं है, उसका इंतज़ार है, शायद जब तक हम रिकॉर्डिंग को अपलोड करें वो लाइव हो जाए। बट ओवरऑल आई थिंक अंबर इट्स गुड देयर फाइनली टॉकिंग, एंड Yeah. इट्स गुड कि यूसुफ रजा गिलानी एक तरफ हैं, इसहाक डार हैं, और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, सेनेटर अली जफ़र हैं। लेकिन अब मसला वही होगा जो इन नेगोशिएशंस में हमेशा होता है, चाहे आप डोमेस्टिक पॉलिटिकल नेगोशिएशंस पाकिस्तान की देखें या दुनिया भर में इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होती हैं, वो ये कि एंड में जाके आपको ये प्रपोजल्स जो हैं, खान साहब ने हाँ करनी है, नवाज शरीफ साहब ने हाँ करनी है, शहबाज शरीफ ने हाँ करनी है, और जरदारी साहब ने हाँ करनी है। तो आप यहाँ बात मनवा भी लें, वही असद कैसर वाला मसला एंड में शायद हो जाए। मुझे खदशा इसी बात का है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कुछ बात करने की, और एंड में अगर खान साहब के कान में या शरीफ साहब के कान में किसी ने कुछ और कह दिया तो पूरा प्रोसेस अनरावल हो जाएगा। तो लेट्स सी वेयर दिस गोज, बट इट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप के पार्लियामेंट हाउस में ये मुलाकात हुई, वहाँ ही बातचीत हुई, और बिल्कुल। बात एंड आगे एंड बढ़ जस्ट रही टू बी है। क्लियर कि पार्लियामेंट में भी जब ये इजलास कल चल रहा था, बात यही थी कि ये सेनेट पे या पार्लियामान की फ्लोर पे ही बातचीत या मुज़ाकरात होने चाहिए। And just a few of the demands, I mean, इमरान खान साहब, and just a little context as well, कुछ से कबल ही कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब ने, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बातचीत हो सकती है। जो डिमांड्स वो करते आए हैं, दैट होल्ड्स। सो दे वांट कि तमाम असेंबलियां मई में ही तहलील हो, यानी कि कौमी असेंबली साथ साथ हो, और इंतखाबात जुलाई में हो। इकट्ठा अगर करने हैं तो तमाम जुलाई में हो। सो दैट इज वन ऑफ द डिमांड्स, उनके मुतालबा ये है। दूसरा ये कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली है उनकी वापसी होगी। And just yesterday as well, again dramatic events, 3 कराची के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली उनका उनका दाखिला बंद कर दिया था, मना कर दिया था। एंड दीज आर 3 जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से स्टे लिया था ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन। सो यू नो दे weren't allowed to come back in. या वो अलाउड नहीं थे, और अंबर इन टर्म्स ऑफ देम कमिंग बैक इनटू पार्लियामेंट, चाहे वो अमेंडमेंट के लिए हो चाहे अमेंडमेंट की ज़रूरत ना हो,
आई स्टिल थिंक कि अल्टीमेटली उनको वापस आना चाहिए, लाने आने देना चाहिए, क्योंकि केयर टेकर सेटअप में ऑपोजिशन का एक से होता है। और अगर आप कहें कि वो टेक्निकल नॉकआउट करके पीडीआई को कहें कि यू डोंट हैव अ से इन द केयर टेकर सेटअप इन इस्लामाबाद, तो फिर वही लड़ाई आगे बढ़ेगी कि वो कहेंगे कि जी अब ये तो उनकी तरफ के नुमाइंदे हैं और हमारे नहीं है, फलाना फलाना। तो अल्टीमेटली अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो one thing that I would look for is an opening to allow the PTI back into parliament, because amendment की जरूरत अगर ना भी हो तो उनका उस आइन पार्लियामान में आना और ऑपोजिशन लीडर बनना और उस रोल को अदा करना जिसमें केयर टेकर सेटअप इज द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ दिस is important for this democracy to continue. Absolutely, there's nothing wrong with it. And I think the other proposal obviously is क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं निगरान हुकूमत ज़ाहिर है नुमाइंदगी नहीं करती अवाम की, तो एक और आइडिया जो फ्लोट भी हो रहा है पिटिशन के जरिए हो सकता है और सम अदर सॉर्ट ऑफ कानूनी रास्ते के जरिए हो सकता है, इज कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां हैं उनको बहाल कर दिया जाए. So that's another sort of proposal that's being floated, that's been talked about. या सो लेट्स सी, विल कीप एन आई आउट। और वीकेंड के एपिसोड में इस पे थोड़ा लंबा तबसरा भी करेंगे। वी माइट हैव इंटरव्यू और टू लाइंड अप एज वेल ऑन दिस टॉपिक ऑन अ मोर पॉलिटिकल साइड। बट आगे बढ़े, अमेरिका की तरफ तवज्जो दोहराएं अपनी कि हाँ, क्या हो रहा है देखिए अब यहाँ पे। इंतखाबात यहाँ तो अमेरिका में आपके उम्मीदवार तो वाजे तौर पर सामने आ गए हैं. जी बिल्कुल आ गए हैं। और ट्रम्प एक तरफ है और उनका मुकाबला रॉन डिसेंटिस से होगा इवेंचुअली। वी विल सी वेयर द रिपब्लिकन पार्टी गोज, लेकिन एज एक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग टू सम बट नॉट टू मोस्ट, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है ही विल बी रनिंग अगेन, which will make him 86 years old by the time he finishes his second term if he gets it. तो He's already uh, the oldest president, right? I believe so, yes. So he's very old, but he thinks the job is not done and he needs 4 more years to finish his job. उस पे एक split view है even in the Democratic circles about whether he should run or not again, and secure his legacy as an amazing first-time president. But he has decided, which then means that the tradition in America is कि अगर sitting president अपनी पार्टी का announce करता है कि उसने re-election के लिए run करना है, तो उसकी अपनी पार्टी में जो है कोई और सामने खड़ा नहीं होता, तो चैलेंजर नहीं होगा. चैलेंजर नहीं होगा। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी मच अ डन एंड डस्टेड थिंग। What will be interesting to watch is whether he continues with the same VP, Kamala Harris, or picks another one, because there has been some divide and the VP has not done as amazing of a job, according to some, as she perhaps was expected to. There have been some issues in foreign policy trips, etc. तो वो इंटरेस्टिंग बात होगी। लेकिन एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है कि अगर ये वापस रिडक्स होगा जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प का, तो कैलकुलेशन इस वक्त तक यही है कि बारिंग एनीथिंग मेजर अनफोर्सीन हैपनिंग, जो बाइडेन विल विन अगेन, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प इज फॉर श्योर नॉट विनिंग एनी न्यू वोटर्स। तो ये इंटरेस्टिंग बात होगी। बट इन एसेंस, Joe Biden is running. He will be one of the oldest presidents ever by the time he leaves, if he's reelected, 86 years old. And that means that the door is firmly shut for any aspirants to the presidency in the Democratic Party right now. Okay, I mean that's interesting. आपने कहा कि the way I had been watching it since especially post August 21 जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ था अफगानिस्तान से, उसके बाद अप्रूवल रेटिंग्स जो बाइडन की काफी नीचे आई थी. Does this mean that his approval ratings have gone up? Well, his approval ratings since Afghanistan have recovered. और Okay. उसके अंदर जो रोल है, इन्फ्लेशन ने थोड़ा डैम्पन किया, बट अब इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो गई है। द इकोनॉमी स्टिल रोलिंग अलोंग। लेकिन जो की एलिमेंट है जो अप्रूवल रेटिंग्स मिस करती हैं इस सिचुएशन में, वो ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ प्लेड अ वेरी की रोल ऑन यूक्रेन, जिसपे उनको काफ़ी एटलीस्ट ऑन द फॉरेन पॉलिसी वोटिंग ब्लॉक के जो लोग होते हैं उनसे उनको सपोर्ट हासिल है। So in a sense, Ukraine has compensated for Yes, Afghanistan. yes, for sure. And Afghanistan is distantly in the rear view mirror of the United States, and I know, I mean, Ukraine is it's front and forgotten center. in terms of the US and American citizens. एग्जैक्टली तो वो यूक्रेन इज टॉप ऑफ माइंड। इसके साथ साथ जो एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी तरह नेविगेट की है वो ये कि जो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है,
उसके अंदर बायपार्टिजन लेजिस्लेशन लाना, चिप्स एक्ट हो गया या इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट हो गया या बाकी चीज़ों पे कंसेंसस शेप करना, दैट अगेन इज पार्ट ऑफ हिज लेगेसी के फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव एजेंडा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ नैरो विंडो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाई हैं। और अगेन उनकी Okay, I have a पॉपुलैरिटी। question on that front. I mean, यस। you keep talking about the legislative agenda and his success. इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि Republicans का इतना कंट्रोल नहीं है on the in the House? Is it because Joe Biden is a more shrewd negotiator? Because bipartisan consensus के लिए भी आपको you need strategy and tactics. Amber, it's old Or is school it because he's politics. less polarizing than say Obama? इट्स ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स इन द सेंस दैट मुझे याद है कि जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पे बात चल रही थी तो सेनेटर मैंशन जो कि वेस्ट वर्जीनिया के हैं, इज लाइक अ रिपब्लिकन डेमोक्रेट, ही कम्स फ्रॉम कोल कंट्री बट इज स्टिल अ डेमोक्रेट। और एक दो और सेनेटर्स नहीं मान रहे थे बात। तो टिपिकली अमेरिका में होता है कि वो जब एक दफ़ा बात नहीं मानते तो तलखी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमने देखा कि एक तरह से एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ पीपल थॉट कि ये तलखी बढ़ गई है, अब ये बात आगे नहीं जाएगी। और एक दिन अचानक से हम उठते हैं और पता चलता है कि चक शूमर, जो मैंशन और जो बाइडेन ने जो है वो डील कर ली है। और मैकार्थी को एक तरह से घुमा के पीछे के दरवाजे से डील ले आए और बात आगे बढ़ गई। तो हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वॉशिंगटन, हाउ द हिल वर्क्स, एंड द एबिलिटी टू परसू अ डील अंडर द रेडार has really helped him. And I You think know, that's been the key strength. Old school that's really politics के master हैं वो। and I think it's a great example because I use this example, especially जो inflation bill था as an example in Pakistan as well, कि देखिए सियासत सिर्फ ये नहीं होती कि आप चोर हैं और आप नाअहल हैं और आप तोशा खान हैं और आप I don't know whatever शोबाज शरीफ हैं। पॉलिटिक्स इज एक्चुअली अबाउट नेगोशिएशन, राइट? अभी जो हमने पाकिस्तान में देख रहे हैं जिस तरीके से भी हुई, हमने उसकी तारीफ की। और मैं हमेशा, मेरा मौकफ रहा है कि अगर जब इतनी हार्डन पोजीशंस होंगी पब्लिकली, दे विल ऑलवेज बी बैक टू टॉक्स। अभी मैं मिसाल के तौर पे देख रही थी कि परवेज खटक साहब की अहलिया की वफात के मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान है ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, उन्होंने मिलने गए थे उनके साथ, जाहिर है अफसोस करने गए थे। And these are important things, those relationships and that negotiations that happens because you have a relationship. You can't completely shut off and close doors. You have to acknowledge that the other party has a vote bank, they represent people, and you have to, there's a lot of give and take. Absolutely, and I think that's where the president has been, much more shrewd in his ability to make those deals. अभी negotiations चल रही है डेट सीलिंग के ऊपर विद केविन मैकार्थी, उसका हम देखेंगे आगे जाके अगले चंद दिनों में क्या प्रोग्रेस होती है। लेकिन एक और चीज़ जो बाइडेन की स्ट्रेंथ रही है ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस के अंदर, वो ये रही है कि उनके सामने रिपब्लिकन पार्टी जो है वो खुद एक तरह से इंतशार का शिकार है। उसका कहने का मकसद ये है कि हमने मिड टर्म में देखा कि एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे, हमने इस पे शो भी किया था कि रेड Yes. वेव होगी, और वो नहीं हुई क्योंकि सामने वाली पार्टी ने जो कैंडिडेट्स पिक किए, डोनाल्ड ट्रंप के जो थे जो चाहने वाले थे, उनको सेलेक्ट किया उस पार्टी ने, और उनको वो वोट्स नहीं मिले। तो जो बाइडेन परफॉर्म्ड रियली वेल ओवर देयर एज वेल। तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो अंदर का एक डिवाइड है उस पे उन्होंने कैपिटलाइज किया है। और अगेन कैलकुलेशन इस वक्त यही है कि ये डिवाइड रिपब्लिकन पार्टी में बढ़ता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप वापस लड़ेंगे तो और लड़ाई होगी इस पार्टी के अंदर, और उस लड़ाई के अंदर जो है जो बाइडेन विल विन वंस मोर, एटलीस्ट दैट्स द होप। And that's the hope, and obviously, since he doesn't have a challenger as well within the Democratic Party, it seems quite likely. But I think बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान में भी कि look at his age though, and as you pointed out, shrewd negotiation, knows how to work the system. That comes with age and experience. Absolutely, and I think the criticism is fair though, in the sense मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये था कि 4 साल बाद अगर वो रिटायर होते तो he would have gone down as one of the most consequential presidents in decades, even more so than Obama in the sense of his achievement, right? Beyond being Obama being the first Black American Yeah, to become a president, beyond in the terms of symbolism. yeah, beyond the symbolism. तो So would अब you rate him more highly than say Clinton?
or a Yes, Reagan. at this point in time, because he's done a lot of those things that are very consequential, will have long term impact on the American economy. लेकिन अब उन्होंने वापस जो लड़ने का फैसला किया है, will raise a lot of question marks, because his age will obviously go against him now, right? It's only downhill from here, both in terms of your achievement, the division, your cognitive ability to do. But when you talk to people who've interacted with him, when you talk to people who've interviewed him, they always say that he's still with it. And he's a very sharp, he has a very sharp mind. So let's see कि क्या होता है. And again, one thing I think in the Pakistani Which is why the context, choice of vice president is really important as well. If Kamala Harris, I assume that she would be on the ticket as well, but you say she's not it necessarily. might She be. isn't very popular, but also given his age, who is the vice president will actually maybe key. Absolutely. It will be key and sort of, will position them as a successor potentially as well. That's likely as well. लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अंबर एक और चीज़ जो मैं अपनी नज़र से यहाँ की सियासत में, अमेरिका की सियासत में देखता हूँ, वो ये कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर्स होते हैं और अल्टीमेटली अ श्रूड ऑपरेटर लाइक बाइडेन इज मच बेटर देन somebody who's psycho like Donald Trump in the White House. That makes a big difference. लेकिन इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनका काम करने का तरीका ऑब्वियसली प्लेज अ ह्यूज रोल, बिगर देन आई थिंक द प्रेसिडेंट्स ओन स्किल्स इन अ वे एज वेल. एंड इन दैट ऑल्सो जो हमने इस व्हाइट हाउस को देखा है, it's less combative, it's less scandalous, it's more competent in the sense that if you compare it with the Donald Trump administration, right? वहाँ लड़ाइयाँ चल रही होती थी, लीक्स चल रही होती थी. ये व्हाइट हाउस जो है वो बड़ा मेथडोलॉजिकल है, बड़े सोच समझ के आगे बढ़ता है और उसका एक आपको टेम्पो नजर आता है, विच अगेन इज इम्पोर्टेंट कि आपकी जो टीम होती है वो उसको आप किस तरह शेप करते हैं अपनी सियासत के लिए. यानी कि मामलात संभल गए जब कोई मंझा हुआ सियासतदान सदर बन गया. हमारे यहाँ तो कुछ सुलझ नहीं रहा, सब कुछ बिगड़ ही रहा है. बिल्कुल. तो वो आप देखते हैं यहाँ और कितना बिगड़ता है. इलेक्शन सीजन है और उस इलेक्शन सीजन के दौरान ही अगला टॉपिक हमारा जो है, टकर यस, कार्लसन की और छुट्टी लास्ट हो वन. गई. तो उनकी भी छुट्टी हो गई, तो वो एक बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई अमेरिका में. Yes, I think, or just, I don't know how much, obviously I follow anchors in journalism and media very closely around the world. Tucker Carlson, आप समझ सकते हैं कि फॉक्स न्यूज शायद पाकिस्तान अमेरिका का ARY था. Probably sort of the most watched channel, and I think post especially vote of no confidence in Imran Khan's ouster, जहां तक मुझे लगता है ARY अगर कंबाइन करें उनकी सोशल मीडिया जो व्यूअरशिप है प्लस रेटिंग्स है, probably number one. There are a few shows on Geo जो शायद beat करते हैं, but I would say by and large ARY has taken the lead a little because it supported one particular political party. So imagine, Tucker Carlson is your, maybe Kashif Abbasi to an extent, some one of the ARY anchors. So I think that was huge news. Had been with Fox News for many years. मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए थे. And to me, I think the interesting thing was the circumstances under which he was fired, very unceremoniously. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत सारे एंकर्स को निकाला नहीं गया. आई एम वन ऑफ देम एज वेल. आई जस्ट वांट अ फुल डिस्क्लोजर. एंड उसकी बेसिस जो है वो मैं आपसे जाहिर सवाल पूछूंगी. एक था एक लॉ सूट बिकॉज टकर कार्लसन वाज आल्सो हैड प्रमोटेड ट्रम्प्स एजेंडा, के जाहिर है कि धांधली हुई थी 2020 के इंतखाबात में, और ये जो इंसरेक्शन यानी कि जो कैपिटल हिल पे हुआ था, ये बाय एंड लार्ज पर अमन था. इसमें कोई मसला there's no violence there. It was not an insurrection or an attack. And I think the lawsuit was by one of the voting companies that makes those voting machines as well. So that was one thing. Plus, because of that lawsuit, उसकी वजह से बहुत सारे चीजें, उनके emails, उनके messages came into the public record. ऑडियो लीक्स आ गई थी अंबर, ऑडियो लीक्स आ गई थी. यहाँ ऑडियो लीक्स होते हैं, वहां कानून के जरिए होता है. चलें ठीक है, हम मान लेते हैं, आप लोग बेहतर हैं, एक सुलझावा आपका सदर है, आपके ऑडियो लीक्स नहीं होते, एक कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए ये इंकशाफात होते हैं. ठीक है, मान लिया. But I mean, the stuff that he said, he hated Donald Trump. He said a lot of stuff that was against the Fox News leadership as well. Rupert Murdoch heads it.
but he also had a lot of bad things to say. He also accused a lot of sexism. So क्या वजह थी, क्या क्यों निकाला था? क्योंकि वो फॉक्स न्यूज के क़यादत को बुरा भला कह रहे थे, या लॉसूट की वजह से था? I mean, he peddled all kinds of misinformation, disinformation. So what happened? I think Amber, it's all of the above. To be fair, वो इसलिए क्योंकि जब आप टकर कार्लसन की तरह के शख्स होते हैं तो यू हैव मेनी एनिमीज विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी. और जब ये बात चली डोमिनियन लॉ सूट की और सेटलमेंट हुई, और उससे पहले उनके टेक्स्ट आने लग गए थे कि वो क्या कह रहे थे, व्हाट वाज हिज एक्चुअल ओपिनियन ऑन द राइट्स एंड द इलेक्शन रिजल्ट्स. एंड फॉक्स में, अगर जिनको याद नहीं है, ये एक डिबेट फॉक्स के अंदर भी चला था, बिकॉज फॉक्स का जो ओपिनियन आर्म था टेलीविजन चैनल का, वो कंस्पिरेसी थियरीज चला रहा था, और फॉक्स का जो न्यूज आर्म था was up in arms about the opinion piece of the organization, क्योंकि वो कहते थे भाई दिस इज नॉट फैक्ट, और ये हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, हम रिपोर्टर हैं, हमने चीजें देखी हैं, हमारी वेबसाइट पे स्टोरी चलती है कि ये जो है वो बीएस है आपकी कंस्पिरेसी थियरी, लेकिन शाम के 8 बजे जो आप शो चलाते हैं उस पर आप जो है वो झूठ कह रहे हैं. तो ये मसला उस वक्त से चल रहा था. तो डोमिनियन ने कहा कि भाई ये अमेरिका है, यहाँ आपने जो है बकवास अगर की है तो हम आपको सू करेंगे कि आपने जो है डिफेम किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ. एक्सपेक्टेड था कि सेटलमेंट होगी, $700 मिलियन की सेटलमेंट हुई, लगभग $750 मिलियन की. और उसके उस लॉ सूट के अंदर ये जो सारी चीजें बाहर आई, उससे टकर हैड अ मार्क ऑन हिज बैक, एंड इट वाज कन्वीनियंट टू फायर हिम इन द सेंस कि ऑब्वियसली ही हैड said disparaging things about the executives at Fox. He had expressed sexist messages as well, or views as well. But then also, it also showed, created an opening for Fox कि यार हम नया, we're starting afresh right now. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो टकर कार्लसन ने 2 दिन बाद एक ट्विटर पे वीडियो भी डाली. He doesn't address his firing there as well. लेकिन वो कहते हैं बेसिकली कि ये टॉक शो वगैरह तो क्या, उनकी बात कौन सुनता है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन एनी केस. और अमेरिका में टेलीविजन पे अब सच बोलना जो है वो उसकी आज़ादी नहीं है सच बोलने की. वही उनकी जो कंस्पिरेसी थियरी यानी कि आजादी इजहार राय पर हमला. बिल्कुल, वो उनका पुराना राय, बाय द वे. वो शो पे आके ये बड़ा कहते थे कि आज़ादी इजहार राय में मतलब सालों से आप बकवास किए जा रहे हैं, लेकिन आज़ादी इजहार राय आपको ही जो है उस पर मसला होता है. तो आई थिंक इट वाज एन एक्सपेक्टेड ब्रेक, एंड आई थिंक दिस विल बी अ ट्रेंड. मेरे नज़दीक अमेरिका में इलेक्शन साइकिल जो शुरू होगी, इस पे आपको अब नजर आएगा कि एक तरह से जो राइट विंग इकोसिस्टम है मीडिया का, ये अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप से दूर करने की कोशिश करेगा, और उसके अंदर टकर कार्लसन, शॉन हैनिटी टाइप जो हैं, उन सबका या तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, और जिनका नहीं होगा सॉफ्टवेयर अपडेट उनको बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि दूसरों को लाया जाए. जस्ट अ रिमाइंडर कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो है गिरफ्तारी से, अगवा करने से और विजिट टू योर हाउस से नहीं होता, वीगो से नहीं होता. सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिटिकल रियलिटीज की वजह से होता और है, पैसों से भी होता है. डोनर के पैसे जब रुक जाते हैं तो फिर काम ठीक I हो just जाता think है. it's interesting. Somebody like Tucker Carlson, who I think had become was a power player, because इसकी कुछ background में पढ़ी थी. He'd started a right-wing website as well, in which he was, when he was fresh in journalism, was committed to fact-based reporting. Sure, he had a libertarian or right-wing leaning, but not the sort of conspiracy theory spouting, misinformation, disinformation peddling, crazy talk show primetime hosts that you knew of today. And just bear in mind कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इस किस्म की चीज मकबूल नहीं होते. His ratings were at least triple that of any of the primetime anchors on CNN. So it is obviously because you sort of see where the audience is. The audience is the right wing. It wants to listen and watch. And you sort of just feed the beast. And that's what he did, right? He fed the beast. Absolutely. और पाकिस्तान में भी यही होता है. हमने देखा है कि बहुत सारे, मैंने अपनी बात की, लेकिन let's talk about some others who also lost jobs at channels. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी following gather की on Twitter, on YouTube through their vlogs by siding with a particular political party. In this case, I would say heads and above. Imran Riaz Khan is an example, has obviously switched a lot of channels as well. और उनकी millions of viewers, followers हैं on YouTube.
The question is, what will Tucker Carlson do next? पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है कि वो एक vlog शुरू कर देते हैं, किसी और चैनल पे चले जाते हैं. Is that possible for a Tucker Carlson I in think it in will in be the US? interesting to see. अब हुआ ये है कि Newsmax types जो organizations आई थी, they've had a decline as well. तो वो चली नहीं इतनी ज्यादा. तो अब Tucker Carlson, पहले हम कह सकते थे शायद he would end up at Newsmax, but Newsmax doesn't have that huge of a viewership right now. In any case, he could start his own podcast or do something, direct to consumer in the audience world. He will be relevant, but I think will be difficult for him to find as big of a ready-made platform as Fox so As quickly. Fox. तो I वो mean, there's lots of people. Yeah, there's lots of people who, even in Pakistan, I can think of. Mubashir Luqman as an example was huge. Was with ARY. There was also a defamation case against him. He starts his own vlogs, and I think he is associated with some channel or the other. But he lost his way a little bit afterwards because he lost that consistent platform. Absolutely. तो I think Tucker will have this problem as well. अब देखते हैं उनका अगला जो है वो where does he land next. पर आपने CNN की बात की अंबर, तो इसी Yes. दौरान CNN ने डॉन लेमन को फायर किया. Don Lemon had a terrible exchange with Vivek Ramaswamy, a presidential candidate out of the Republican Party. वो clip viral हुई, उस पे argument थी about like sort of the experience of black people in America. And Don was like, you're telling me as a black man, like what actually we go through. And he used the term, the one sentence that stood out to me in this was like, Don responded to Vivek saying, you with whatever ethnicity you're from. And Vivek obviously is an Indian American, तो उस पे उसने respond किया. It was a very sort of, क्या कहते हैं, tense exchange between these two people. Right. Or there was another third host over there. She was sitting there just watching these two men go at it with each other, right? And the interview ends, and Don at one point had taken out his earpiece as well because he was ignoring what his producer was saying. So Don was let go of. Now, the fun fact in all of this is that CNN is considered left of center primarily. But Don का lawyer और टकर कार्लसन का लॉयर एक ही शख्स है, और वो अब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को लॉ सूट जाएगा ऑन That's wrongful really firing not के. surprising. Uzair, देखिए, lawyers को पैसे चाहिए होते हैं. They see where the money is. I mean, look at Khaja Haris. He बिल्कुल was Nawaz lawyer and has been Imran Khan's lawyer as well. बिल्कुल. तो जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लॉयर होता है उसको ही आप हायर करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को आप नहीं देखते, बल्कि लॉयर की आइडियोलॉजी होनी भी नहीं चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ कानून और पैसा होना चाहिए. और तो हम उन दोनों ने अब इसी लॉयर को हायर किया है. आई थिंक देयर विल बी केसेस फाइल्ड एंड सेटलमेंट्स डन आउट ऑफ दिस एज वेल, व्हिच मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे मेक दीस टाइप्स ऑफ डिसीजंस सॉर्ट ऑफ डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट, कि अच्छा इसकी लीगल फीस इतनी होगी, फिर इसको इतने थोड़े डॉलर और देने पड़ेंगे इसको चुप करने के लिए. तो ये सब होगा. Also the loss of a host that you're associated with, right, at that time slot. So whether it's Tucker Exactly. Carlson or Don Lemon, इनकी Yeah. सारे फॉलोइंग तो है. इनकी फॉलोइंग है, रेटिंग्स पे इम्पैक्ट होगा. फॉक्स के लिए थोड़ा सा शायद आई थिंक आसान है इन द सेंस के Tucker going away with a more reputable person coming, not reputable, with a more centrist person coming in, or right of center, not as psycho as Tucker, may allow more advertising revenue to come in as well. तो वो एक cost benefit होगा, but obviously ratings will get impacted, especially for Fox, given Tucker's dominance in this industry. Okay, all right. So वहाँ मीडिया में हलचल, वहाँ नए सदारती उम्मीदवार या पुराने या I don't want to be ageist here. I think we actually probably had a lot to pack in. तो हमारा midweek episode may not have been as short as we would have liked, but we had a lot to catch up on. जाहिर है पोस्ट ईद जो काम जमा हो जाता है उसको जाहिर है वो फाइलें हमें उसको आउट बॉक्स में डालनी होती है. So thank you so much for watching. There's obviously lots more that we didn't touch on. Do let us know अगर आप चाहते हैं कि हम उस पे उन मामलात पे बात करें. मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ का चीन का दौरा है. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने हम मनसब से बात की, गुफ्तगू की. IMF, should we talk about that or not? I don't know. कोई अपडेट नहीं है इस वक्त. I don't think that we probably can. But the Russian oil deal could potentially be an interesting one क्योंकि ये बताया जा रहा है मई में आएगी shipment. There's a lot of talk about whether we can process that much and how to spend it. If you'd like some more insights on that, we could gather some information or do an interview. और SEO की भी मीटिंग्स हैं.
जी बिल्कुल बिल्कुल एससीओ की मीटिंग्स है which is very crucial because वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गोवा जाएंगे अभी उजैर भी होकर आए हैं so Uzair will have much to tell us I'm sure मैं प्रेप ट्रिप के लिए गया था अंबर but so there's lots more to talk about. Do let us know if you want any insights on any of these और जाहिर है ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होते हैं या नहीं होते I doubt अगर इतनी जल्दी settlement हो जाएगी but we could be surprised. We're often surprised in Pakistani politics. So that's the end of this episode. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़.